सर अब आप बताइए, ये फाल्ता की जो सीट है क्या बता रही है नतीजा? देखिए, फाल्ता की सीट जो हम लोग बार बार बंगाल के विजय के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरीके से हिंदुत्व की विजय है। देखिए, एक तरफा पोलराइजेशन हुआ है और जो अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं, मैं उसको बहुत एंडोर्स कर रहा हूँ कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं मिला। अब हम जा करके विश्लेषण करते हैं कि वहाँ पर 3 पार्टियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूलतः खड़ी थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, सीपीएम थी और एक जहांगीर शेख। जहांगीर शेख ने चूंकि विड्रॉ कर लिया था, इसलिए उनके बहुत ही कमिटेड लोग जो होंगे, जो बहुत कमिटेड लोग होंगे, उन्होंने उनको वोट दे दिया होगा कि लगता है कि शायद एक आध मोहल्ला या 2 मोहल्ला या 3 मोहल्ला ऐसा होगा, 4-5 बूथ होंगे जहाँ पर एक बूथ में 600-700 की ये होती है, ऐसे 8-10 बूथ होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके निकटस्थ लोग होंगे, उन्होंने उनको वोट दे दिया। बाकी मुसलमानों को लगा कि नहीं, इसको हराने वाला कौन है, तो इसको हराने वाले उनको लगा कि सीपीएम जो है वो एक बेहतर विकल्प है। टीएमसी मुसलमानों की नजर से उतर गई। देखिए, टीएमसी उतर गई। देखिए, टीएमसी के पास था क्या? टीएमसी के पास कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं। सीपीएम के साथ एक आइडियोलॉजी है और वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बना था, सिंगूर को लेकर के, नंदीग्राम को लेकर के, तब वो आकर के खड़ी हो गई थी और मुस्लिम लोग भी उस प्रोटेस्ट में बहुत काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो एक ढंग से उनको लगा कि वो आकर के खड़े। आज की स्थिति जो है वो बदली हुई परिस्थितियों में मुस्लिम लोग जो है वो टीएमसी से कन्नी काटेंगे और उनको लगेगा कि एक हम विकल्प के तौर पर हम कहीं दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखिए, यदि हम ये मान लेते हैं कि टीएमसी एकदम ही तुरंत खत्म हो जाएगी, तो इसकी संभावना दूर दूर तक हमको सोचना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि सीपीएम के पास कोई ज्योति बसु नहीं है आज के दिन में। सीपीएम एज एन आइडियोलॉजी कोई राइजिंग फोर्स नहीं है। सीपीएम तब यहां पर खड़ी हुई थी भारत के अंदर जब पूरी दुनिया में ग्लोबली आप कह सकते हैं कि कम्युनिज्म बहुत राइज पे था। हम लोग कहते थे कि जवानी के दिनों में यदि कॉलेज के अंदर यदि वामपंथी नहीं बने तो फिर क्या है। तो हर लड़का जो नवयुवक वर्ग जो वोट देने में जाता था वो सीपीएम या उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। आज वो स्थिति ना कैंपस में रह गई है और सीपीएम कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में ध्वस्त हो गई है। तो उसके प्रति लोगों में एक आग्रह होगा, नक्सलवाड़ी जैसा एक चीज होगा कि लोग आकर के मिलिट्री। नहीं तो वो कहां जाएगा ऑपोजिशन का स्पेस? कांग्रेस के पास जाएगा। वो अभी स्प्लिट करेगा तीनों के अंदर। आप देखिएगा, जहां भी उनको लगेगा कि भाई ये कैंडिडेट बेहतर है और यहां पर ये पार्टी बेहतर कर रही है, आने वाले में देखना पड़ेगा कि तृणमूल अपने पोजीशन को बरकरार रखती है या सीपीएम तृणमूल को आगे। वैसे ममता बनर्जी अभी भी ये कह रही हैं कि चुनाव में अगर चोरी नहीं होती तो मेरी 210, 200, 220 सीटें आती, समीर जी। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब, पहले भी उन्होंने कहा था कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी। वो कह रही जून के पहले हफ्ते में बुलाओ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग। देखिए, ममता बनर्जी के पास कुछ बचा रही है। ममता बनर्जी इस बात को समझती है कि जिस तरीके से वो चुनाव हारी और जिस तरीके से उनके ही बहुत करीबी आदमी ने फाल्ता में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जिस तरीके से उनकी हार हुई है, उसके बाद कल उन्होंने जब वोट देखा होगा तो उनको लगा होगा कि आज वो जमीनी स्तर पर कहाँ पहुंच चुकी है, उनके साथ नाराजगी क्या स्तर है। भवानीपुर सीट अगर ममता बनर्जी हार जाती है और अपने घर का अगर वो बूथ हारती है, तो यह बता रहा है कि ममता बनर्जी कि कितनी ज्यादा अलोकप्रिय हो गई थी। ममता बनर्जी ने कितनी ज्यादा हिंसा के माध्यम से, कितना डर के माहौल से वहां पर चुनाव जीता था। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। 2029 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी। आप विधानसभा चुनाव तो हार गए, आज आपके पास 29 लोकसभा के सांसद है, 2 साल 3 साल बाद आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में जाना है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, शुभेंदु ने जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में जिस तरीके से पूरा ध्यान लोकसभा के लिए देंगे 42 सीटों पे, तो ममता इस बात को जानते हैं कि अब उनके लिए वहां से 7 से 8 सीटें जीतना भी बहुत मुश्किल होगी। डायमंड हार्बर से अभिषेक का जीतना भी बहुत मुश्किल होगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि अगर डूबते को तिनके का सहारा जो कहा जाता है ना, तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि तो मैं डूब रही हूं, तो क्यों ना मैं कम से कम लेफ्ट से हाथ मिला लूं, मैं कांग्रेस से फिर बातचीत करूं राहुल गांधी के साथ और विपक्ष को साथ लेकर किसी तरीके से मैं प्रासंगिक बनी रहूं, मुझे दिल्ली के अंदर कोई जिम्मेदारी मिले, या कम से कम ये हो कि बंगाल में जब लोकसभा चुनाव आए तो विपक्ष मेरा समर्थन करे। अब बंगाल में ममता बनर्जी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और यह बड़ी ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है।
तो आप ये शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी में हो गई है और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सब एक लोकसभा का सांसद नहीं गया है, अभी तो राज्यसभा के सांसद ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को, अपने राज्यसभा सांसदों को, अपने लोकसभा सांसदों को बचा कर रखने की होगी। सौरभ बस एक लाइन जोड़ दे रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा कि मुसलमानों का के बारे में खुल करके बोलिए, राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेजस्वी निपट गए हैं, ममता निपट गई हैं, अखिलेश भी निपट जाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो स्पेस इन लोगों ने छीना था कांग्रेस पार्टी वो रिगेन कर। सर मैं आप राहुल गांधी वाली बात उन्होंने छेड़ दी, उस पर भी मेरे पास एक खबर है। एक तो ये कि अभी आपने जैसा इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी अब उसको मजबूत करने के लिए बाकी लोगों को साथ लाएंगी, लेकिन क्या उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस लेफ्ट को जा रहा है, ऑपोजिशन पार्टियों के बीच में अविश्वास और बढ़ना नहीं चाहिए? मतलब लॉजिकल तो ऐसा लगता है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने दो बातें कही थी, उसमें से उनकी अब पुष्टि हो गई क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग थी जो वो अपने अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग में वो गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर मुसलमानों की बात करनी है तो खुल के मुसलमानों की बात करो और मुसलमान कह के बात करो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं चलेगा प्यार, अगर है तो फिर खुल्लम खुल्ला करो, ये मतलब था ना साहब उसका। अब बात ठीक हुई। अब दूसरा बात उन्होंने क्या कही थी कि 1 साल के अंदर ये मोदी सरकार गिर जाएगी। तो इसका भी कंफर्मेशन आ गया कि ये बात उन्होंने कही थी और कैसे कही थी। तारिक अनवर साहब उस मीटिंग में थे, सांसद हैं, उनके बिहार से आते हैं, और उन्होंने बताया हाँ राहुल गांधी ने कहा था कि जो हालात देश के अंदर है मोदी सरकार 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी। सुनते हैं। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। समीर जी बोल रहे थे पीछे से 1 साल में मोदी जी फुल मेजोरिटी कर लेंगे, ये कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। लेकिन एनीवे एक सर विजय जी के पास आ रहा हूं। अरे लोग ये से पहले भी किसी नेता ने कहा था नहीं सरकार गिर जाएगी। सरकार कैसे गिर जाएगी? सरकार गिरने की एक ही वजह होती है कि उसके पास नंबर ना हो। नंबर है 272, बीजेपी के अपने हैं 240। बंगाल में सर पैसे आप कहेंगे आप भी क्या इस बात को सीरियसली ले लेंगे, लेकिन क्योंकि लोग नेता कहते हैं तो कोई आदमी सोच रहा होगा ना भाई कैसे। बीजेपी एनडीए के 293, गलत जहां गलत हूं आप बता दीजिएगा, 293, बीजेपी के 240, तेलुगु देशम के 16, जनता दल के जेडीयू के 12, शिवसेना के शिंदे साहब के 7, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2, जनसेना पार्टी के 2, आरएलडी के 2, एक वाले और भी हैं। इसमें जो 2 सबसे बड़े धड़े हैं ना, जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों भी चली जाए ना तब भी नहीं गिरेगी, तो भी नहीं गिरेगी सर, तब भी सरकार बंगाल में उपचुनाव हो गया तो सर बोले सिर्फ एक लाइन बता दूं, ये हैं देवाशीष सामंत राय, इस्तीफा दे दिया इन्होंने त्याग पत्र दे कौन थे? बीजेडी के राज्यसभा सांसद थे, आज छोड़ दी पार्टी। बीजू जनता दल के, अच्छा नवीन पटनायक के बहुत नजदीकी थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो बस सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी तो ठीक है 1 साल में गिर जाएगी। सर अब कह रहे हैं 1 साल में राहुल जी कह रहे हैं गिर जाएगी सरकार। देखिए 2 बातें कल वहाँ पर हुई ना बैठक में, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों के साथ लेने की, और ये तो उसमें तो हो सकता है टाइम लगे। ये तो 1 साल में साफ हो जाएगा सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तब इसमें तो बहुत समय बचा नहीं है जी, ठीक है। तो अब कौन इसको बांध रहा है, मतलब अभी बात हो रही थी तो कहा गया कि कोई हवा तो पता पड़ेगी कैसे हो रहा है, मतलब कोई एक कन्विंसिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये सरकार गिर जाएगी, इसका कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो। ऐसा होता है ना कि सरकारें गिरती भी हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी भी होती है, लेकिन कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो कि ये गिर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सौरभ जी को प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चर्चा करनी है तो इस पर भी करें चर्चा। मुझे लगा था आप ये बोलेंगे, लेकिन फिर भी सर आप राहुल जी को इसका मतलब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? आप राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते? नहीं, मेरे लेने से कोई फर्क नहीं। मैंने लिया, मैंने इसलिए बात की। तो आप सीरियसली लीजिए, मुझे मतलब इसमें कोई संभावना नहीं लग रही कि अब आप अपना प्रोग्राम के लिए 2 मिनट किसी भी बात पर चर्चा करें तो कर सकते हैं। क्यों कहते हैं फिर वैसी बातें? नहीं, ये तो वो बड़े नेता हैं, वो कर सकते हैं कोई भी बात, उस पर कोई जानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 साल में हम तैयारी करें इस मोदी सरकार को हटाने की, 2029 में ये सरकार चली जाए। सर वो तो बात थोड़ी सी दमदार लगती है।